नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल थिंक ऑफ थ्री फ्रेंड्स में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रकृति व पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। साल 2002, साल 2009 और साल 2014-15 में भारत में एक चीज कॉमन थी। कमजोर मानसून, फसलों में तबाही और भयंकर सूखा। करोड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में पैदा होने वाला एक राक्षस जो भारत के किसानों का किस्मत तय करता है। जब जब ये सक्रिय होता है तब तब भारत में हाहाकार मच जाता है। इसे कहते हैं एल नीनो। ये नाम सुनने में जितना अजीब है, भारत के लिए उतना ही खतरनाक है। आखिरकार क्या है ये एल नीनो जो भारत से इतना दूर रहकर भी हमारे मानसून को निगल जाता है? और क्या जब जब एल नीनो आया भारत में सूखा पड़ा? चलिए आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब एक छोटा बच्चा या ईसा मसीह का बच्चा माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अक्सर दिसंबर में, यानी जिस समय क्रिसमस आता है, तब यह अपने दोस्तों के आसपास दिखाई देता है प्रशांत महासागर में। सामान्य दिनों में यह होता है कि आमतौर पर जब तेज हवाएं आती है तब प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती है और इसी गर्म पानी की वजह से हमारे इलाके में बादल बनते हैं और भारत में अच्छी बारिश होती है और इसे हम नॉर्मल मानसून कहते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, यहाँ से मीलों दूर प्रशांत सागर में बैठा एक छोटा सा बदलाव हमारे देश के किसानों की किस्मत और आपकी बजट एक झटके में बदल सकता है। अगर हम बात करें भारत में तो इसका सीधा असर सबसे ज़्यादा तो खेती में पड़ा है। दूसरा यहाँ की महंगाई तो अभी इसकी दर तो आसमान छू रही है। तीसरा अभी ज़्यादातर पानी की किल्लतें हैं। अगर हम बात करें भारत में तो भारत में साल 2002 और साल 2009 और साल 2014-15 इन विगत कई वर्षों में तो देखा जाए जिस वर्ष भी एल नीनो आया, यानी जिस वर्ष सूखा पड़ा उस वर्ष तो सबसे पहले खेती पे संकट देखा गया है। खेती पे इतना संकट आया खेती जिस साल खेती नहीं हुआ ना उस वर्ष इतनी महंगाई बढ़ी। दूसरा ये हमारा मेन संकट है कि महंगाई, और तीसरा पानी की किल्लतें। जिस वर्ष भी एल नीनो आया उस वर्ष ये तीनों चीज़, हमारा तीनों पॉइंट्स इतना खास है कि खेती पर संकट तो एकदम बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा। यानी जिस वर्ष अभी तक एल नीनो आया है तो सबसे बुरा असर तो अभी खेती पर आया है। भारत में आधे से ज़्यादा खेती तो अभी भी मानसून के भरोसे है। यहाँ की चावल, सोयाबीन और जो अरहर, जो हमारी मुख्य फसलें हैं, सिंचित खेती है, तो क्या एल नीनो का आना हमारे लिए कयामत जैसा है क्या? तो मेरा मानना है ऐसा तो नहीं है। देखिए, हम अगर प्रकृति को बदलना चाहेंगे तो भी तो चाहकर भी नहीं बदल सकें, लेकिन हम अपने आप को तो तैयार रख सकते हैं ना। आज इंडिया में भारत सरकार और वैज्ञानिक एडवांस फोरकास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें किसानों को कहा जा रहा है या सलाह दी जा रहे हैं कि ऐसे फसल उगाइए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। वाटर मैनेजमेंट और पानी को बचाना ही एल नीनो रूपी राक्षस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है आज के दिनों में। आज मौसम का मिजाज तो बदल रहा है, लेकिन हमें अपने आप में अपडेट लाना बहुत अनिवार्य है। अब के जो युवा हैं या अब की जो पीढ़ी हैं उनके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमको अपना वाटर मैनेजमेंट और पानी को बचाने के लिए कोई ना कोई अच्छा सा रास्ता निकाल कर या फिर अपने आप को एक्टिव रखना है। अवैध खनन हो रहा है, इनको थोड़ा कम किया जा सके, और जो हसदेव जंगल की कटाई है इनको कम किया जाए। मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज़्यादा भी देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में या फिर पिछले कुछ सालों, अभी नॉर्मली कहा जाए तो साल 2022 में, साल 2023 में समथिंग 24 और 25 में भी अभी मैं देखो किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ ना, किसी की पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं अपना दिल से आ रहा है वो बात बता रहा हूँ
कि अडानी को जंगल बेचना, जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण एरिया है ना, वहाँ तो अभी बस्तर संभाग आता है और इससे जो और कई ज़िले हैं जहाँ अभी अवैध पेड़ की कटाई हो रही है। तो अरे थोड़ा समझो, आप समझ खुद सकते हैं कि जिसमें आप टिके हैं पेड़ ही काट रहे हैं। तो पेड़, एक पेड़ की अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे एक पेड़ माँ के नाम बाकी अडानी के नाम। मैं भी उसके वो जो उसका नारा था उसके खिलाफ हूँ। मैं इतना बस एक्टिव कर रहा हूँ कि मतलब पेड़ को जितना हो सके बचाओ, लगाओ। हम तो मेरा आपको एक्सप्लेन करने या समझाने का यही मतलब है कि जितना हो सके पेड़ की कटाई को कम किया जाए। और जो ये सरकार है ना, इनको भी समझना चाहिए, हर इंडिया वासी को, हर को समझना चाहिए कि जिस पेड़ के सहारे हम जिंदा हैं उसी को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो हम तो चलो 100-60 साल 70 साल जितनी भी ज़िंदगी बची है वो अपना निपटारा गुजारा कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो सोचना भी चाहिए ना। दिल्ली में भी कितना पॉल्यूशन है, आपको तो समझ में आ ही रहे होंगे कि दिल्ली में भी सांस लेने के लिए भी हवा नहीं मिलती है वहाँ। तो दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, ये ऐसे ऐसे जहाँ जगह जितनी बड़ी बड़ी सिटी है उनको देख के आपको समझना होगा। 1-2 ऐसे स्टेट हैं या फिर ऐसे जो बड़े बड़े सिटीज़ एरिया हैं जहाँ ऐसे समझ आ रहे हैं कि ऐसा ना करते हुए हमें जो ज़रूरी है उसके लिए एक्टिव रहना होगा। जो हमें जीवन यापन करने के लिए सहारा है उसको हमें नहीं उजाड़ना है। ये मेरा सबसे उद्देश्य है, यही मेरा मकसद है आपको बताने का। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।